तो कहानी की शुरुआत में हमें थियो डेकर नाम के आदमी को बताया गया। थियो एम्स्टरडैम के एक रूम में मौजूद था। थियो परेशान था और अपनी माँ को याद करके सोच रहा था, यदि आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरी यह हालत नहीं होती। जब मैं छोटा था तभी मेरी माँ की डेथ हो गई। मुझे हमेशा लगा कि मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार मैं था, पर लोगों का कहना था वो एक एक्सीडेंट था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये बात सच थी, लेकिन मैं हमेशा अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानता रहा। जब से वो पेंटिंग मेरी जिंदगी में आई थी, मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया था। उस पेंटिंग के बारे में याद करके थियो आत्महत्या करने की तैयारी करने लगा। उसने काफी सारी टेबलेट खाने के लिए रख दी, वो अपनी जान देने वाला था। और वो सोचने लगा, मेरे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उस पेंटिंग को हमेशा याद किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में यह जरूर टाइप कीजिएगा। आगे हमें थियो के बचपन का सीन बताया गया, जब दो पुलिस ऑफिसर थियो को लेकर मिसिस बारबोर के घर पर आए और वो मिसिस बारबोर से कहने लगे, म्यूजियम में एक्सीडेंट के बाद थियो डायरेक्ट अपने घर पर चला गया और अपनी माँ का इंतजार करने लगा। जब उसकी माँ घर नहीं लौटी तो उसने इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया। जब हमने थियो से पूछताछ की तो हमें पता चला थियो के पिता उसकी फैमिली को छोड़कर पहले ही जा चुके हैं। तब हमें नहीं पता चला कि थियो की देखभाल कौन कर सकता है। हमने थियो से पूछा क्या वो किसी को जानता है, तो उसने आपका नाम लिया। ये सुनकर मिसेस बारबोर थियो की देखभाल कुछ दिनों के लिए करने के लिए तैयार हो गई। थियो की मॉम की डेथ एक म्यूजियम एक्सीडेंट में हो गई थी। थियो मिसेस बारबोर के बेटे के साथ पढ़ाई करता था, इसलिए उसने मिसेस बारबोर का नाम ले लिया। आगे मिसेस बारबोर और उनके हस्बैंड ने थियो को उसका कमरा दिखाया। थियो को पता था कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो काफी घबराया हुआ था। तब मिसेस बारबोर ने थियो को कहा, मुझे काफी खुशी हुई कि तुम यहाँ पर हो। तुम यहाँ पर अपने हिसाब से कंफर्टेबली रह सकते हो। रूम से जाने के बाद मिसेस बारबोर ने अपने बेटे थियो को एंडी के पास भेजा, ताकि एंडी से बात करके थियो का मन थोड़ा हल्का हो सके। अगले दिन मिसेस बारबोर ने थियो को एक कोट ला कर दिया और कहने लगी, तुम इसे पहन कर देखो, ये मेरे बेटे का है। हमें बाहर जाना होगा, बाहर बहुत ठंड है। हम तुम्हारे अपार्टमेंट में जाकर तुम्हारा सामान लेकर आएंगे ताकि तुम स्कूल जा सको। तुम्हें डेली रूटीन फॉलो करना होगा, तभी तुम नॉर्मल हो पाओगे। मिसेस बारबोर थियो को लेकर उसके घर पर गई और उन्होंने उसे कहा, तुम्हें जो जरूरत का सामान चाहिए तुम ले लो, मैं तुम्हारा बाहर वेट करती हूँ। तब थियो भी अपने घर से अपने जरूरत का सामान यानी स्कूल बैग, कपड़े सब कुछ लेने लगा। तभी थियो की नजर वहां रखे एक येलो बैग पर भी पड़ी और थियो ने उसे भी अपने पास रख लिया। घटना के समय थियो अपनी मॉम के साथ था, इसलिए पुलिस थियो से भी पूछताछ कर रही थी। पुलिस थियो से पूछने लगी, जब विस्फोट हुआ था तो क्या तुम अपनी माँ के साथ थे? थियो ने कहा, नहीं, मेरी माँ मुझे छोड़कर दूसरी तरफ चली गई थी। उन्हें रेम्ब्रांड की पेंटिंग देखनी थी, इसलिए वो उस तरफ चली गई थी। पुलिस पूछने लगी, तो तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? ये सुनकर थियो को म्यूजियम वाली घटना याद आने लगी, जब उसकी माँ उसे छोड़कर दूसरी तरफ पेंटिंग देखने चली गई थी। उस समय थियो किसी लड़की के पास खड़ा हुआ था और वो पेंटिंग देखते हुए उस लड़की को भी देख रहा था। पुलिस के इस तरह के सवालों से थियो घबराने लगा। वहाँ पर मिसेस बारबोर भी बैठी हुई थी और वो थियो को देखकर पुलिस वालों को कहने लगी, थियो अभी उस घटना को भूल नहीं पाया है, उसने इस घटना में अपनी माँ को खोया है। मुझे नहीं लगता थियो से पूछताछ करके आपको कुछ ठोस बातें पता चल पाएगी। अब रात में थियो फोन डायरेक्टरी से ब्लैकवेल नाम के आदमी का पता लगाता है और अगले दिन सुबह वो उस ब्लैकवेल के एड्रेस पर गया। थियो ने देखा कि उस एड्रेस पर एंटिक फर्नीचर का स्टोर था, जिस स्टोर का नाम हॉबर्ट एंड ब्लैकवेल था। थियो ने नीचे जाकर बेल बजाई तो अंदर से हॉबी नाम का आदमी बाहर आया। थियो ने हॉबी से कहा, मैं घटना के समय म्यूजियम में मौजूद था और वहाँ जो आदमी था उसने मुझे रिंग दी थी आपको देने के लिए। हॉबी ने वो रिंग देखकर थियो को अपने घर में बुलाया। हॉबी के घर में जाकर थियो ने एक बोर्ड देखा जिस पर एक आदमी की फोटो लगी हुई थी और उस फोटो में एक आदमी के साथ एक लड़की भी थी। हॉबी ने थियो से पूछा, क्या इसी आदमी ने तुम्हें रिंग दी थी? थियो ने कहा, हाँ, इन्होंने दी थी। हॉबी ने कहा, इस आदमी का नाम वेल्टी ब्लैकवेल है और ये मेरा बिजनेस पार्टनर था। तुमने मुझे बताया था कि बम ब्लास्ट के बाद इसने तुम्हें अंगूठी दी थी। थियो ने कहा, हाँ। हॉबी ने कहा, क्या तुम वही बच्चे हो जिसकी माँ की डेथ हो गई थी? थियो कोई जवाब नहीं दे पाया और हॉबी समझ गया। हॉबी ने थियो को घर में बुलाया और उसे सैंडविच खाने के लिए दिया और हॉबी ने थियो से सवाल किया, तुम्हारे पिता कहाँ पर है? थियो ने जवाब दिया, उन्होंने हमारी फैमिली को छोड़ दिया। एक्चुअली वो एक्टर बनना चाहते थे। थियो को हॉबी के घर में कुछ एंटिक क्राफ्ट नजर आए और ये देखकर थियो को लड़की याद आई जो म्यूजियम में उसके पास खड़ी थी, जिसे थियो देख रहा था। उस समय उस पीपा नाम की लड़की के पास एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था और वो अपने पिता वेल्टी ब्लैकवेल के साथ आई थी। पीपा और थियो दोनों ही गोल्डफिश नाम की पेंटिंग को देख रहे थे, जिस पेंटिंग में एक चिड़िया को बांध के रखा गया था। ये देखकर पीपा अपने पिता से पूछ रही थी, क्या ये चिड़िया जिंदगी भर ऐसे ही बंदी रहेगी? ये सारी बातें याद करके पीपा ने हॉबी से पूछा, क्या वो यहीं पर है? तब हॉबी थियो को पीपा नाम की उस लड़की से मिलवाने के लिए ले गया
जो बेड रेस्ट पर थी। बम ब्लास्ट के कारण उसे काफी चोट आई थी और उसे सर में चोट लगने के कारण मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम भी हो गई थी। पीपा को दर्द न हो इसलिए उसे कैंडी में मॉर्फिन मिलाकर दिया जाता था। पीपा थियो को देखकर उससे बात करने लगी और कैंडी खाने लगी। कुछ देर बाद पीपा ने कहा, क्या मैं अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लूं? तुम चाहो तो यहाँ बैठकर म्यूजिक सुन सकते हो। ऐसा कहकर पीपा वहीं सो गई। थियो को म्यूजियम में पीपा को देखकर ही वो काफी पसंद आने लगी थी और इसलिए वो पीपा से मिलने के लिए आया था। मिसेस बारबोर भी थियो का माँ की तरह ख्याल रखने लगी थी और एक दिन थियो अपने घर पर जाकर अपनी माँ को याद करने लगा। तभी थियो को वापस वो पीला वाला बैग दिखाई दिया और थियो ने उसे ओपन किया तो उस बैग के अंदर वही गोल्डफिंच पेंटिंग थी जो म्यूजियम के अंदर लगी हुई थी। थियो हॉबी के घर पर जाकर हॉबी और पीपा से मिलने लगा और थियो ने हॉबी से पूछा, पीपा म्यूजिक क्यों नहीं सुन सकती? हॉबी ने जवाब दिया, वो सुन सकती है लेकिन कभी कभी उसके सर में चोट आई है इसलिए वो वायलिन बजाना भी भूल चुकी है। एक्सीडेंट के बाद उसमें काफी बदलाव आए। वैसे भी अब उसकी आंटी यहाँ पर आकर उसे टेक्सास ले जाएगी। ये बात सुनकर थियो को बुरा लगा कि पीपा उससे दूर चली जाएगी। थियो पीपा से मिलने रोजाना आया करता था तो उनके बीच फ्रेंडशिप हो गई थी। पीपा थियो से पूछने लगी, क्या उस एक्सीडेंट में तुम्हारी माँ की डेथ भी हो गई थी? तब थियो ने हाँ में जवाब दिया और उसने पीपा से कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। ये कहकर थियो ने पीपा का हाथ पकड़ लिया और उसने पीपा से पूछा, क्या तुम्हें एक्सीडेंट के पहले का याद नहीं कि तुमने मुझे देखा था? उसी वक्त वहाँ हॉबी आकर कहने लगा, अब इसे आराम की जरूरत है। एक दिन थियो बार बार फैमिली के साथ लंच कर रहा था। उसी वक्त वहाँ पर मिसेस बारबोर का बड़ा बेटा प्लेट आ गया और वो बदतमीजी करने लगा। तब मिस्टर बारबोर ने उसे उसके रूम में जाने के लिए कहा। तब एंडी ने थियो को बताया, स्कूल में शायद कुछ हुआ था, उसके बाद से डैड प्लेट को चिल्लाने लगे, लेकिन मेरी मॉम प्लेट को काफी प्यार करती है, उसे सपोर्ट करती है। ये बात सुनते हुए थियो ने एक न्यूज़पेपर में न्यूज देखी जिसमें लिखा हुआ था, म्यूजियम के ब्लास्ट में गोल्डफिंच पेंटिंग भी डिस्ट्रॉय हो गई। सभी को ये लगने लगा था कि गोल्डफिंच पेंटिंग डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन वो तो थियो के पास थी। अब थियो हॉबी के स्टोर में हॉबी के काम में हेल्प करवाने लगा। हॉबी भी थियो को एंटीक फर्नीचर और फेक फर्नीचर के बारे में बताने लगा, क्योंकि हॉबी एंटीक फर्नीचर की कॉपी बनाकर उसे एंटीक फर्नीचर बोल के बेचा करता था और वो थियो को भी उसके बिजनेस की बारीकी बता रहा था कि जब तुम एंटीक फर्नीचर पर हाथ फेरोगे तो उसमें हाथों से काम किया गया होता है, लेकिन एंटीक फर्नीचर की कॉपी पर मशीनों से काम हुआ है। एंटीक फर्नीचर में सालों पुराना टच होता है, उसे कई बार यूज किया गया है, यही हमें पहचानना होता है। अब थियो मिसेस बारबोर की फैमिली के साथ काफी घुल मिल गया था। वो एंडी के साथ रहकर हंसी खुशी अपना समय बिताने लगा। आगे मिसेस बारबोर थियो से पूछने लगी, क्या वो समर में उनके साथ मियामी जाना पसंद करेगा? ये सुनकर थियो काफी खुश होकर कहने लगा, हाँ मैं बिल्कुल चलूंगा। मिसेस बारबोर वहाँ से चली गई और एंडी ने थियो को कहा, तुम्हें लग रहा है तुम वहाँ पर जाकर फन करोगे, लेकिन एक बार तुम वहाँ जाओगे तो तुम उस जगह से नफरत करने लगोगे। मुझे लगता है हमारी फैमिली वहाँ पर जाकर इस बार अनाउंसमेंट करेगी। थियो ने कहा, किस प्रकार का अनाउंसमेंट? एंडी ने कहा, मेरे पेरेंट्स ने सोचा है कि वो लोग तुम्हें हमारी फैमिली में मिला देंगे और तुम इस फैमिली के फैमिली मेंबर बन जाओगे। ये सुनने के बाद थियो खुश हुआ कि उसे एक अच्छी फैमिली मिल जाएगी। थियो ने ये बात हॉबी को बताई और हॉबी ने कहा, हमें नहीं पता होता कि हमारा फ्यूचर हमें कहाँ ले जाएगा। थियो खुश होकर मिसेस बारबोर के घर आया और कहने लगा, मैं अपने घर से डेक सूट और स्वेटर ले आया हूँ। तब मिसेस बारबोर ने कहा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और वो थियो को घर के अंदर ले गई। थियो ने देखा कि अंदर उसके पिता लेरी खड़े हुए थे उनकी नई वाइफ एग्जेंड्रा के साथ। वो लोग थियो को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, लेकिन मिसेस बारबोर के साथ साथ थियो भी ज्यादा खुश नहीं हुआ। एग्जेंड्रा ने बताया, तुम्हें अपने पिता पर गर्व होगा क्योंकि उन्होंने नशा करना छोड़ दिया। 51 दिन बीत चुके हैं और उन्होंने 51 दिनों में कोई नशा नहीं किया। थियो को पता चला कि उसके पिता उसे अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। तब थियो अपने घर पर जाकर अपना सामान पैक करने लगा और उसने सामान के साथ साथ वो गोल्डफिंच पेंटिंग भी पेपर में पैक कर दी। जाते समय थियो को मिसेस बारबोर की फैमिली को छोड़ते हुए काफी दुख हुआ और मिसेस बारबोर को भी थियो को छोड़कर काफी दुख हुआ। थियो के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो दुखी मन से अपने पिता के साथ चला गया। एयरपोर्ट पर थियो को डर लग रहा था कि वो पेंटिंग को अपने साथ ले जा रहा है, कहीं वो पकड़ा न जाए। आगे थियो के पिता थियो को अपने साथ अपने घर ले गए और वहां पहुंचकर थियो ने देखा कि उसके पिता का घर काफी सुनसान इलाके में था। उनका घर कॉलोनी के लास्ट कोने पर था जहां ज्यादा कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर भी थियो वहां पर अपने आप को एडजस्ट करने में लग गया। थियो ने हॉल में जाकर देखा तो उसके पिता अभी भी ड्रिंक कर रहे थे। तब थियो ने एग्जेंडा से पूछा, मुझे तो लगा इन्होंने छोड़ दी है। एग्जेंडा ने कहा, वो बस बियर पी रहे, वो ज्यादा हार्ड नहीं होती। क्या तुम ये कचरा बाहर जाकर फेंक दोगे? यहीं से थोड़ी दूरी पर एक घर है जहाँ पर कचरा फेंटी है, वहीं जाकर फेंकना है। थियो ने पूछा, वहाँ कचरा फेंकने पर कोई कुछ बोलेगा नहीं? एग्जेंडा ने कहा, कौन क्या बोलेगा, यहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं रहता। थियो ने वहां जाकर कचरा फेंका तो उसने देखा अधिकतर घरों में कोई नहीं रहता था और घर के आगे घर सेल करने के बोर्ड लगे हुए थे। अब दोस्तों, आपको कहानी की शुरुआत तो याद होगी जब थियो एम्स्टर्डम के एक रूम में था और वो आत्महत्या करने जा रहा था।
उसी समय थियो अपने बीते हुए कल को याद कर रहा था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। अब थियो अपनी जिंदगी के उस हिस्से को याद करने लगा जब वो बड़ा हो चुका था और वो न्यूयॉर्क आकर हॉबी के बिजनेस को चलाने लगा था। पीपा भी बड़ी हो चुकी है और अब वो हॉबी से मिलने के लिए आई थी, तब वो थियो से भी मिलती है। थियो पीपा को भी असली और नकली एंटीक फर्नीचर में फर्क बताता है। तभी वहाँ पर पीपा का बॉयफ्रेंड आ गया और हॉबी कहने लगा, मैं इन दोनों को लंच करवा कर इन्हें एयरपोर्ट छोड़ के आता हूँ। पीपा ने थियो से कहा, क्या तुम भी एयरपोर्ट तक चलोगे? तब थियो ने कहा, नहीं, मैं अभी नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग है। पीपा वहाँ से चली गई और थियो भी क्लाइंट मीटिंग के लिए चला गया और मीटिंग में थियो लूशियस नाम के आदमी से मिला। थियो ने लूशियस से कहा, क्या आप हमसे कोई और भी फर्नीचर खरीदना चाहते हो? लूशियस ने कहा, मैंने तुम्हें उस फर्नीचर के बारे में बात करने के लिए बुलाया है जो मैं तुमसे पहले ही खरीद चुका हूँ। जो फर्नीचर तुमने मुझे एंटीक बोल के बेचा वो एक्चुअली फेक था और मुझे ये भी पता है कि ये काम तुम्हारे पार्टनर हॉबी ने किया है। उसने असली एंटीक फर्नीचर में कुछ पार्ट जोड़ दिए। मैं पहले भी उसका काम देख चुका हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है वो क्या करता है। थियो ने कहा, इन सब में मेरे पार्टनर की कोई गलती नहीं। अगर आपको लगता है कि वो पीस नकली है तो मैं उसे आपसे वापस बाय कर सकता हूँ। लूशियस ने कहा, मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे पता है कि हॉबी पर बहुत कर्जा था, लेकिन जब से तुम इस बिजनेस में आए उसने काफी पैसा बनाया। थियो को समझ नहीं आया कि आखिर लूसियस उससे चाहता क्या था, जबकि वो अपने बेचे फर्नीचर को अच्छे प्राइस में खरीदने के लिए तैयार था। थियो रेस्टोरेंट से बाहर निकला तभी उसे प्लेट बारबोर मिला। प्लेट को देखकर थियो ने कहा, तुम काफी लंबे समय से मिले, वैसे एंडी कैसा है? तब प्लेट ने थियो को बताया, एक बार हमारी फैमिली घूमने के लिए नॉर्थ हार्बर गई थी। तुम्हें तो पता है मेरे पिता को सेलिंग का काफी शौक था, इसलिए वो समुद्र में जाया करते थे। उस दिन वो अपने साथ समुद्र में एंडी को भी ले गए। अचानक से समुद्र की बड़ी लहरें आई और वो दोनों ही डूब गए। ये सुनने के बाद थियो को काफी दुख हुआ कि जिस एंडी के साथ वो रहा करता था वो अब इस दुनिया में नहीं है और उसके साथ साथ मिस्टर बार्बर भी चले गए। तब प्लेट थियो को अपने साथ अपने घर ले गया और मिसेस बार्बर थियो को देखकर काफी खुश हुई। आगे मिसेस बार्बर थियो से पूछने लगी, बताओ तुम लाइफ में क्या कर रहे हो? तब थियो ने कहा, मैं एंटीक आइटम सेल करता हूँ। यह सुनकर मिसेस बार्बर काफी खुश हुई और मिसेस बार्बर थियो से कहने लगी, मुझे काफी खुशी हुई तुम वापस आ गए। थियो बार्बर फैमिली के वहाँ डिनर करके वहाँ से निकल गया। थियो ने एक स्टोरेज जगह रेंट पर ली थी और थियो वहाँ चला गया। अपने स्टोरेज लॉकर के अंदर जाकर थियो वहाँ रखी ड्रग्स लेने लगा और थियो वापस अपने बचपन के समय को याद करने लगा जब वो अपने पिता के यहाँ रहने चला गया था। वहाँ पर भी थियो को जब जब उसकी माँ की याद आती थी वो उस पेंटिंग को अपने गले लगा लिया करता था। उसने वो पेंटिंग एक पेपर में रैप कर रखी थी जिसे उसने कभी ओपन नहीं किया। अपने पिता के वहाँ रहते हुए स्कूल में थियो का बोरिस नाम का फ्रेंड बन गया और बोरिस और थियो दोनों काफी समय साथ बिताने लगे। बोरिस की आदतें थोड़ी बुरी थी, वो नशा किया करता था। बोरिस थियो को अपने घर ले गया और थियो ने बोरिस से पूछा, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई पड़ोसी है? क्योंकि मेरे घर के आसपास सारे घर खाली है। बोरिस ने कहा, हमारे घर के आसपास भी कोई नहीं रहता। थियो ने बोरिस से कहा, तुम्हारे घर पे कौन कौन है? बोरिस ने कहा, बस मैं और मेरे डैड रहते, मेरी मॉम की डेथ हो गई। अब एक दिन बोरिस थियो के घर पर आया और घर में रखी टेबलेट को देखकर बोरिस ने थियो से पूछा, ये सब क्या है? थियो ने कहा, ये विटामिन की टेबलेट है, मेरे पिता लेते हैं। थियो ने कहा, ये विटामिन की टेबलेट है, मेरे पिता लेते हैं। बोरिस ने कहा, ये कोई विटामिन नहीं है बल्कि ये तो ड्रग्स है, तुम्हारे पिता अभी भी नशा करते हैं। आगे बोरिस जेंटा को देखकर कहने लगा, तुम्हारी स्टेप मॉम काफी हॉट है। आगे थियो अपने पिता के साथ था तभी उसके पिता ने उसे कहा, मैं तुम्हारे लिए सेविंग अकाउंट ओपन करवाने वाला हूँ जिसमें मैं मेरी तरफ से $10,000 डालूंगा। थियो ने कहा, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं। लैरी ने कहा, बिल्कुल इसकी जरूरत है, इसके लिए तुम्हें मुझे अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर बताना होगा। मुझे खुशी है कि तुम अभी मेरे साथ हो और तुमने मुझे दूसरा चांस दिया। आगे थियो बोरिस के घर पर था और वो तो ड्रिंक करते हुए सिगरेट पी रहे थे। तभी बोरिस को दरवाजे की आवाज आई और वो कहने लगा, लगता है मेरे डैड आ गए। बोरिस के पिता घर में आ गए थे और वो काफी गुस्से में थे। उस समय थियो चुपचाप अपने डॉग को लेकर घर से बाहर निकल गया और बाहर जाकर थियो को बोरिस की आवाज आने लगी। थियो ने खिड़की से देखा तो बोरिस के डैड बोरिस को पीटने लगे थे और ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर थियो भी काफी डर गया। अगले दिन स्कूल में बोरिस और थियो दोनों कैंटीन में बैठे हुए थे। बोरिस काफी दुखी था क्योंकि उसके पिता उसे बेवजह पीटते थे। तब थियो बोरिस को अपने घर पर लाया अपने पिता से मिलवाने के लिए और बोरिस थियो के पिता से काफी इम्प्रेस हुआ कि वो टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं। तब लैरी ने बताया, मैंने ज्यादा नहीं बस 1-2 टीवी सीरियल में काम किया है। और लैरी थियो से कहने लगा, वैसे मैं और तुम्हारी मॉम डिनर पर जा रहे हैं, क्या तुम चलना चाहोगे? तब थियो ने कहा, नहीं, मैं यहीं पर बोरिस के साथ रहूंगा। लैरी और एग्जेंटा के जाने के बाद बोरिस और थियो दोनों मस्ती करने लगे और उसके बाद उन दोनों ने थियो के पिता की ड्रग्स भी ली और वो दोनों नशे में एक दूसरे को अपने सीक्रेट शेयर करने लगे। थियो कहने लगा, मैं आज भी अपनी माँ को काफी याद करता हूँ, वो मेरे सपनों में आती है क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरी वजह से दुनिया छोड़ के चली गई। वो मुझे प्रिंसिपल के पास लेकर गई थी क्योंकि प्रिंसिपल ने कंप्लेन की थी कि मैं स्मोकिंग करता हूँ। हम घर से जल्दी निकले थे और रास्ते में बारिश होने लगी, इसलिए हम रास्ते में मौजूद म्यूजियम में चले गए।
वहाँ ब्लास्ट हुआ और वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चली गई। ये मेरी गलती थी कि वो मारी गई। ये सब बताने के बाद वो दोनों स्विमिंग पूल में जंप कर गए और पानी के अंदर थियो को वो म्यूजियम वाली घटना याद आने लगी। उस दिन ब्लास्ट के बाद चारों तरफ धुआं और धूल मिट्टी फैल चुकी थी। थियो भी खड़ा हुआ और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हुआ। थियो आगे जाने लगा तो उसे डेड बॉडीज दिखाई देने लगी और थोड़ी आगे उसे एक आदमी दिखाई दिया जो बैठा हुआ था और बोल रहा था ये मैं कहाँ आ गया। थियो उसके पास गया तो वो पीपा को पुकारने लगा जो उसके साथ म्यूजियम में आई थी और वेल्टी थियो को देखकर पूछने लगा पीपा कहाँ पर है। तभी वेल्टी को अपने सामने पड़ी हुई गोल्ड फिंच की पेंटिंग दिखाई दी और वेल्टी थियो को बोलने लगा वो पेंटिंग उठाकर अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर थियो ने वहीं रखे एक पीले बैग में वो पेंटिंग रख दी। धमाके के कारण वेल्टी को कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा था। थियो ने कहा मुझे अपनी मॉम को ढूंढना होगा। वेल्टी ब्लैकवेल ने अपनी अंगूठी निकालकर थियो को देते हुए कहा इसे हॉबर्ट और ब्लैकवेल स्टोर पर ले जाना। हॉबर्ट और ब्लैकवेल वेल्टी और हॉबी का एंटिक स्टोर था। ये कहकर वेल्टी ने वहीं दम तोड़ दिया। थियो उठकर अपनी माँ को ढूंढने लगा पर उसे उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। थियो चुपचाप हाथ में वो पेंटिंग रखकर म्यूजियम से बाहर निकल गया। म्यूजियम के बाहर काफी पुलिस और लोग मौजूद थे लेकिन बच्चा होने के कारण थियो पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। थियो ये सब सपने में याद कर रहा था और वो डर गया। तब बोरिस ने उसे शांत करवाया। अगले दिन सुबह थियो के पिता लैरी उसके पास आकर कहने लगे मैं टेक्सास में एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे पैसा चाहिए और मैं चाहता हूँ तुम अपने मॉम के अटर्नी को कॉल करो और तुम्हें उन्हें बोलना है कि तुम्हारे पिता तुम्हारा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते, इसलिए उन्हें कहो कि ये अमाउंट इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। थियो ने देखा तो वो अमाउंट 65,000 था। ये सुनकर थियो कहने लगा मैं ये सब क्यों करूं। तब लैरी थियो को मारने लगा और उसे कहने लगा मैं बुरी तरह फंस चुका हूं इसलिए मुझे पैसा अभी चाहिए। तब थियो ने अटर्नी को कॉल करके कहा मेरे डैड मेरा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते, इसलिए मुझे 65,000 एक अकाउंट में ट्रांसफर करवाने। अटर्नी ने कहा तो हम स्कूल में डायरेक्ट ट्रांसफर करवा देंगे। तुम्हारी मॉम चाहती थी कि ये सारा पैसा तुम्हारे एजुकेशन के लिए खर्च हो। किसी पर्सन ने वैसे भी 2 बार तुम्हारे अकाउंट से बड़ा पैसा निकालने का ट्राई किया है, शायद उसे तुम्हारा सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल गया हो। क्या तुमने ये नंबर किसी को बताया था? थियो ने कहा नहीं मैंने नहीं बताया। थियो समझ गया कि ये काम उसके पिता ने किया था। वो उसके एजुकेशन फंड से पैसा निकालना चाहते थे। थियो ने फोन रख दिया और लैरी को काफी गुस्सा आने लगा क्योंकि वो पैसों के लिए अपने बेटे को अपने पास लेकर आया था जो वो यूज नहीं कर पा रहा था। ये सारी बातें थियो ने बोरिस को बताई और बोरिस कहने लगा तुम चिंता मत करो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, इससे तुम चिंता मुक्त हो जाओगे। बोरिस और थियो दोनों ने ड्रग्स ले ली और वो दोनों नशे में थियो के घर पर गए और थियो ने देखा कि वहाँ पर अलेक्जेंडर के साथ और भी लेडी से बैठी थी। अलेक्जेंडर ने खड़े होकर थियो को बताया तुम्हारे डैड का कार एक्सीडेंट हो गया और वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। ये कहकर अलेक्जेंडर जोर जोर से रोने लगी। ये सुनकर लैरी को दुख हुआ और वो अपने कमरे में आकर पैसा ढूंढने लगा और वो बोरिस को कहने लगा मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे सब छोड़कर न्यूयॉर्क जाना होगा। थियो ने वो पेंटिंग भी अपने पास रख ली और वो जाने लगा। तब बोरिस कहने लगा मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे एक दिन यहाँ पर और रुकना होगा, तुम भी कल तक रुक जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। थियो कहने लगा तुम्हें मुझे ऐसा क्या बताना है, तुम्हें मेरे साथ चलना या नहीं चलना अभी बताओ। बोरिस ने कहा मैं नहीं चल पाऊंगा। ऐसा कहकर वो थियो को गले लगाकर वहाँ से चला गया और थियो वहाँ से अकेले न्यूयॉर्क के लिए निकल गया और वो न्यूयॉर्क में सीधा हॉबी के पास गया। तब हॉबी ने उसे रहने के लिए वेल्टी का रूम दिया। थियो सो गया था और आगे वापस हमें वही स्टोरी बताई गई जब थियो बड़ा हो गया था, लेकिन अब थियो के साथ उसकी होने वाली वाइफ किट्सी बारबोर थी। आगे थियो अपने लूशियस नाम के उसी क्लाइंट के साथ था। लूशियस ने कहा मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम उस दिन म्यूजियम में थे जिस दिन म्यूजियम में ब्लास्ट हुआ था। थियो ने कहा मैं उस घटना को याद नहीं करना चाहता, उस दिन मेरी मॉम की डेथ हुई थी। लूशियस ने कहा ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि धमाके के वक्त तुम रूम नंबर 32 में थे और उसी रूम में बेल्टी ब्लैकवेल भी था जिसने वो अंगूठी तुम्हें दी थी और उस वक्त रूम में तुम्हारे सामने गोल्ड फिंच की पेंटिंग थी जो धमाके के बाद आज तक नहीं देखी गई। मुझे पता है वो पेंटिंग तुम्हारे पास है और मैं चाहता हूँ वो पेंटिंग तुम मुझे भेज दो। मैं तुम्हें पेंटिंग की कीमत $500,000 दे दूंगा, नहीं तो मैं पुलिस को बताऊंगा और पुलिस इस केस में काफी इंटरेस्ट लेगी। ये सुनकर थियो ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा तुम वैसे मेरा कर क्या लोगे? लूशियस ने कहा ठीक है मेरी बात को समझो। FBI को टिप मिली है कि मियामी की एक गैंग उस पेंटिंग को ड्रग डील के लिए यूज करने वाली है, यानी FBI को पता चल गया है कि वो पेंटिंग धमाके में नष्ट नहीं हुई थी। ये सुनकर थियो हंसते हुए कहने लगा अगली बार तुम्हें किसी और टॉपिक पर बात करनी है तो ही मुझे कॉल करना, और ऐसा कहकर थियो वहाँ से निकल गया। वो सीधा उस स्टोरेज स्पेस पर गया जो उसने ले रखी थी, तो उसने देखा कि वो पेंटिंग अभी भी उसके पास थी। थियो वहाँ से निकलकर जाने लगा तभी उसने किट्सी को किसी लड़के के साथ देखा। उसे देखकर थियो छिप गया और थियो ने देखा कि किट्सी उस लड़के को किस कर रही थी। आगे थियो किट्सी के घर पर गया और उसने उससे कहा मैंने तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा था। किट्सी मुझसे सीक्रेट मत रखो, मुझे सब कुछ बताओ। तब किट्सी ने कहा मुझे नहीं लगता शादी तक तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए। मैंने उस लड़के से दूर जाने की बहुत कोशिश की पर मैं नहीं जा पाई। मुझे भी तुम्हारे सीक्रेट्स के बारे पता है कि तुम छिप छिप कर ड्रग्स लेते हो, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
देखो थियो, मॉम तुम्हें बहुत पसंद करती है और हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैं उस लड़के को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, तुम दिमाग से काम लो। थियो मिसेस बारबोर को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने हाँ में जवाब दिया। आगे हॉबी ने थियो को बताया कि लूसियस को पता चल गया कि हमने उसे फेक फर्नीचर बेचा। मैंने उसे पैसा भी ऑफर किया, वापस फर्नीचर खरीदने की रिक्वेस्ट भी की, पर वो नहीं माना। हॉबी कहने लगा, अगर ये बात मार्केट में फैल गई तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा। थियो ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उसे देख लूंगा। तभी थियो को आवाज आई और थियो ने ऊपर जाकर देखा तो ऊपर पीपा आई हुई थी, जिसे देखकर थियो काफी खुश हुआ। अगले दिन वो दोनों एक म्यूजिक शो देखने गए और उसके बाद डिनर पर गए। वहाँ थियो पीपा को अपने दिल की बात बताने लगा। तब पीपा ने कहा, कुछ मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे कुछ मत बोलना, मैं तुम्हें इनकार नहीं कर पाऊंगी। हम दोनों ने इस जीवन में उस घटना के कारण काफी कुछ खोया है। अगर हम दोनों साथ में रहे तो एक दूसरे को कभी संभाल नहीं पाएंगे और हम उसी घटना को याद कर करके अपना जीवन खत्म कर देंगे। इसलिए सॉरी थियो, हम दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर थियो भी रोने लगा और उसने कहा, ठीक है। थियो वहाँ से निकलकर सीधा बार में गया और वहाँ पर कटरीना नाम की लड़की के बारे में पूछने लगा। तब बारटेंडर पूछने लगा, तुम कटरीना से क्यों मिलना चाहते हो। ये सुनकर थियो ने कहा, अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, और ऐसा कहकर थियो वहाँ से जाने लगा। उस बार में थियो के बचपन का दोस्त बोरिस भी बैठा हुआ था, जिसने थियो को पहचान लिया और वो थियो का पीछा करते हुए बाहर आया और बोरिस ने थियो को पॉटर बुलाया, जो वो उसे बचपन में बुलाया करता था। थियो समझ गया कि उसके सामने उसके बचपन का दोस्त बोरिस है। वो दोनों ही दोस्त काफी समय बाद मिले थे, इसलिए वो बार में जाकर ड्रिंक करने लगे और बिछड़ने के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ एक दूसरे को बताने लगे। थियो ने बोरिस को किट्सी के बारे में बताया कि उससे उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। आगे बोरिस और थियो दोनों कार में मजे करते हुए जाने लगे और थियो ड्रग्स लेने लगा। तब बोरिस ने थियो से कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो तुम्हारी वजह से हूँ। तुम्हारी वजह से मैं आज एक अच्छी लाइफ जी पा रहा हूँ। पॉटर, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैंने तुमसे जो भी लिया था मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। मैंने एक ड्रग डील में उसे यूज किया, लेकिन मैं कहीं से भी तुम्हारे लिए वापस लाऊंगा। तब थियो को समझ नहीं आ रहा था कि बोरिस किस बारे में बात कर रहा था। बोरिस थियो का चेहरा देखकर समझ गया और उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मत बोलना तुमने आज तक उसे ओपन करके नहीं देखा। एक दिन तुम काफी नशे में थे, तब तुमने मुझे वो पेंटिंग दिखा दी, इसलिए मैंने मौका पाकर तुमसे वो पेंटिंग चुरा ली, लेकिन सेल करने के लिए नहीं। और मैंने वो पेंटिंग एक ड्रग डील में कोलेट्रल के रूप में जमा करवा दी। यह सुनकर थियो को लूसियस की बात याद आई। उसने कहा था कि उस पेंटिंग का यूज एक ड्रग डील में किया गया है, पर थियो ने उस समय लूसियस की बात को नहीं माना, क्योंकि उसे लगता था कि वो पेंटिंग उसके पास है। यह बात सुनकर थियो ने दुखी होकर जल्दी से कार रुकवाई और वो सीधा उस पेंटिंग को देखने गया। लेकिन थियो ने देखा कि पेपर रैप के अंदर कोई पेंटिंग नहीं बल्कि एक बुक थी। और यह देखकर थियो पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि उसने उस पेंटिंग को उसकी माँ की याद के रूप में सहेजा था। आगे थियो हॉबी से मिला और हॉबी ने थियो से कहा, मैं लूसियस से मिला था और उसने मुझे सब कुछ बताया। क्या वो सच बोल रहा था? तुम म्यूजियम से वो पेंटिंग उठाकर लाए थे? तब थियो ने कहा, हाँ। ये सुनकर हॉबी ने कहा, क्या तुम्हें उस पेंटिंग की हिस्ट्री पता है? जिस पेंटर ने पेंटिंग बनाई थी ये उसकी लास्ट पेंटिंग थी। वो पेंटर एक एक्सप्लोजन में मारा गया, लेकिन उस एक्सप्लोजन में उस पेंटर की लास्ट पेंटिंग बच गई और ये लोगों के लिए एक चमत्कार की तरह था, क्योंकि उस एक्सप्लोजन में कुछ नहीं बचा था। उस पेंटर ने आज तक कभी किसी बर्ड की पेंटिंग नहीं बनाई, लेकिन उसने उसकी लास्ट पेंटिंग एक बर्ड की बनाई। 100 साल पुरानी वो पेंटिंग आज तक हाथों से बचती रही और एक दिन तुमने उसे चुरा लिया। तब थियो कहने लगा, मैंने उस पेंटिंग को चुराया नहीं था, बल्कि मैं तो उसे बचाना चाहता था। यह सुनकर हॉबी थियो पर चिल्लाने लगा और कहने लगा, वो पेंटिंग तुम्हारी नहीं थी। मेरी पूरी लाइफ पुराने आइटम को बचाने में लग गई और वो पेंटिंग लोगों के सामने कई बार बच के आई और प्रिजर्व होकर वापस हम उसे देख पाए। हम सब मर जाएंगे, लेकिन वो पेंटिंग हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। क्या तुमने वो पेंटिंग गवा दी? यह सुनकर थियो ने कहा, हॉबी, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। और ऐसा बोलकर वो वहां से चला गया। आगे किस्टी और थियो की एंगेजमेंट का दिन बताया जाता है। तभी फंक्शन में बोरिस भी आ गया और थियो उससे पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब बोरिस ने कहा, वैसे मैं तुम्हें भी साथ ले जाने वाला था, लेकिन आज नहीं। मुझे एम्स्टर्डम जाना है वो पेंटिंग वापस लाने के लिए। तब थियो ने किट्सी को कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर थियो भी बोरिस के साथ निकल गया और प्लेन में बोरिस ने थियो को बताया, यदि कोई उस पेंटिंग को बेचेगा तो वो जल्दी पकड़ा जाएगा। इसलिए उस पेंटिंग का यूज ड्रग डीलिंग में कोलेट्रल के रूप में होने लगा। जब किसी को मोटा माल खरीदना होता था तो वो उस पेंटिंग को कोलेट्रल के रूप में जमा करवा देता था। बदले में उसे माल मिल जाता, जिसे वो मार्केट में बेच देता और उसके बाद मुनाफा अपने पास रखकर डीलर को ड्रग्स का पैसा लौटा देता और गिरवी रखी हुई पेंटिंग डीलर से वापस ले लेता। अभी हमें पता लगा है कि वो पेंटिंग साशा नाम के आदमी के पास है। मार्केट में बात फैल चुकी है कि पेंटिंग उसके पास है और अब उसे FBI का डर लग रहा है, इसलिए वो पैसों में वो पेंटिंग बेचना चाहता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर बोरिस थियो को अपने आदमी से मिलवाता है और वो कहता है, तुम्हें साशा के पास अमेरिकन बिजनेसमैन बन के जाना होगा,
जो पेंटिंग खरीदना चाहता है, बाकी हम सब कुछ संभाल लेंगे। बोरिस के पास गन थी और थियो समझ गया कि ये खतरनाक होगा। बोरिस, उसका आदमी और थियो तीनों पेंटिंग खरीदने गए। तब साशा ने उनसे पैसों का बैग लिया और उसने देखा तो वो बैग खाली था। इसी वक्त मौका पाकर बोरिस के आदमी ने साशा को मारा और बोरिस और उसके आदमी ने गन निकाल ली। उन्होंने साशा और उसके आदमियों को जमीन पर लेटाया और उन्हें वो पेंटिंग मिल गई। आगे पार्किंग में थियो वो पेंटिंग देखने लगा और वो काफी खुश था और खुशी के मारे उसने बोरिस को गले लगा लिया और वो लोग वहाँ से जाने लगे। लेकिन तभी वहाँ पर साशा के 3 आदमी पहुँच गए। उन्होंने बोरिस और थियो पर गन अड़ा के बोरिस की गन ले ली। वो आदमी सूटकेस लेकर पलट के जाने लगा। तभी बोरिस ने दूसरे आदमी की आंख पर सिगरेट फेंकी और अपने पाँव से गन निकाल के उस आदमी पर फायर कर दिया। उसी वक्त वो सूटकेस वाला आदमी पलटा और उसने भी बोरिस पर फायर कर दिया और बोरिस ने भी उस आदमी पर फायर कर दिया और दोनों ही गिर गए और वो सूटकेस तीसरे आदमी के पास जा गिरा। वो सूटकेस वाला आदमी थियो पर फायर करने वाला था, तभी थियो ने गन उठा ली। उसी वक्त वहाँ खड़ा तीसरा आदमी वो सूटकेस लेकर भाग गया और ना चाहकर भी थियो ने नीचे पड़े हुए आदमी पर फायर कर दिया। जो आदमी पेंटिंग लेकर भाग रहा था, उसे देखकर थियो को ऐसा लगा कि उसकी माँ ने म्यूजियम में उसका साथ छोड़ दिया और वो दूर चली गई। अब थियो एम्स्टर्डम के होटल रूम में था और वो काफी दुखी था कि वो पेंटिंग जिसे वो अपनी माँ के रूप में याद करता था, वो वापस उसके हाथ से चली गई। वो याद करने लगा कि वो पेंटिंग कारेल स्पीटर ने बनाई थी, जो हॉलैंड में 1922 में पैदा हुआ था। 32 साल की उम्र में वो उस समय का सबसे ग्रेट पेंटर माना गया। उस पेंटर का स्टूडियो एक गन पाउडर के स्टोर के पास था, जहाँ एक दिन अचानक एक्सप्लोड हुआ। वहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया और पड़ोसियों को वहाँ सिर्फ गोल्डफिंच पेंटिंग मिली, उस पेंटर की आखिरी पेंटिंग। सदियों से पेंटिंग एक से दूसरे हाथ में जाती रही और एक दिन मेरी वजह से ये पेंटिंग सबने खो दी। ये सब याद करके थियो ने काफी सारी नशे की गोलियां खा ली और वो बेड पर लेटकर अपनी माँ को याद करने लगा। तभी वहाँ बोरिस आकर थियो को हॉस्पिटल ले जाने लगा। थियो बच गया और आगे बोरिस ने थियो को बताया, जो चाइनीज बॉय वो पेंटिंग वाला बैग लेकर भागा था, मुझे पता था कि वो पेंटिंग लेकर साशा के पास ही जाएगा। मेरे आदमी गुरी को साशा का घर पता था कि वो पेंटिंग कहाँ रखेगा, इसलिए गुरी ने अपने कजन को पुलिस स्टेशन भेजा और उसने पुलिस को यह बताया कि उसने 2 जर्मन को कुछ बातें करते हुए सुना और वो लोग ये फाइल बार में भूल गए। पुलिस वालों ने फाइल ओपन करके देखी तो उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट थे, जैसे गोल्डफिंच पेंटिंग के फोटो, गोल्डफिंच पेंटिंग चोरी होने के न्यूज आर्टिकल और एक एनवलप जिसके ऊपर साशा का एड्रेस लिखा था। पुलिस को शक हुआ कि इन्हीं लोगों के पास गोल्डफिंच पेंटिंग होगी। उन्होंने पूरे घर की छानबीन करी और आखिरकार उन्हें गोल्डफिंच पेंटिंग मिल गई। ये सुनने के बाद थियो का मन हल्का हो गया और वो खुशी के मारे रोने लगा। तब बोरिस ने कहा, तुम उस पेंटिंग के लिए मरने जा रहे थे, तुम सोच रहे थे कि वो पेंटिंग तुम्हारी वजह से खोई। हम काफी सारी गलतियां करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी गलतियां काफी अच्छी होती है। हो सकता है कि उस दिन वो पेंटिंग तुम ना उठाते तो कोई और उठा लेता। हो सकता है कि पुलिस को वो पेंटिंग ना मिलती और वो म्यूजियम के अंदर पैरों के नीचे कुचली जाती। ये उस पेंटिंग का भाग्य था कि तुमने उसे उठाया और वो सेफ रही। ये सारी बातें सुनकर थियो को बोरिस की बात समझ आई कि उसने कोई गलती नहीं की और थियो को वापस अपने बचपन की याद आने लगी, जब वो अपनी माँ के साथ म्यूजियम गया था, जहाँ पर उसकी नजर पीपा पे पड़ी और गोल्डफिंच पेंटिंग दिखाते हुए थियो की माँ ने कहा, इस पेंटिंग को मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। थियो गोल्डफिंच पेंटिंग देखने लगा और ये मूवी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हाइप ऑप्शन का यूज जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।